तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम आगे बढ़े थे, हमने एन फैक्टर निकालना शुरू कर दिया था कि एन फैक्टर हम कैसे निकाल रहे हैं। हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हमने बात करी थी, इक्विवेलेंट्स की बात करी थी, इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करी हमने। उससे पहले किसकी बात करी थी? हमने नॉर्मेलिटी की भी बात करी, और सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मास की बात करी थी। फिर हमने एक टर्म देखी कि एन फैक्टर निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा कि एन फैक्टर हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, हालांकि फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर में बस पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शनल होगा तो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा बस। ठीक है, ठीक है। अब हमने देखा कि जब कोई इन्फॉर्मेशन हमें रिएक्शन की नहीं दी तो हम कैसे निकालते हैं। हम एटम्स के लिए हमारा क्या होता है, एन फैक्टर वैलेंसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, और आयंस के लिए हमने चार्ज के लिए देख लिया कि जो चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा आयन पे, वो होगा। एसिड्स का देखा, बेसिसिटी मैक्सिमम बेसिसिटी के बराबर होगा। ठीक है, हमने कुछ स्पेशल केस भी डिस्कस करे। फिर बेसिस का देखा, इन फैक्टर मैक्सिमम एसिडिटी के बराबर होगा। सॉल्ट्स का देखा, टोटल चार्ज ऑन इधर कैटायन और एनायन पर मॉलिक्यूल। आप क्या कर लोगे, बस मैग्नीट्यूड ले लोगे, क्योंकि पॉजिटिव ही होगा हमेशा। क्या इन फैक्टर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हमने कुछ स्पेशल केस देखे। ठीक है, अब हम कुछ और एन फैक्टर देख लेते हैं, हालांकि हमारे हो ही गए एन फैक्टर, बस देख लेते हैं। अगर हम H प्लस का एन फैक्टर देंगे तो क्या होगा, इस पे चार्ज देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। H माइनस पे भी क्या एन फैक्टर कितना, 1 हो जाएगा। चार्ज इस पे -1 है, लेकिन एन फैक्टर तो पॉजिटिव ही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, H एटम देखेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी, 1। तो इन तीनों का एन फैक्टर कितना, चाहे आपका H माइनस हो, H प्लस हो, चाहे आपका H एटम हो, तो इसका इन तीनों का एन फैक्टर कितना है, 1 है। अब चाहे Cl माइनस का देखो, चाहे क्लोरीन एटम का देखो, Cl माइनस का चार्ज -1, तो इन फैक्टर कितना, 1। ठीक है, क्लोरीन एटम वैलेंसी इसकी 1। ठीक है, वैलेंसी 1, तो आपका इन फैक्टर भी इसका कितना, 1 हो जाएगा। तो इन सभी इन दोनों का इन फैक्टर 1 हो जाएगा। चाहे आप ऑक्सीजन एटम देखो, ऑक्सीजन एटम इसकी वैलेंसी 2, तो इसका इन फैक्टर 2। ठीक है, O2 माइनस, ठीक है, ये एनायन है, एनायन तो इस पे चार्ज -2, तो इसका इन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, H2 अब आपके देखो इस तरीके के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लो इनके कैसे निकालेंगे, जब आपके इस टाइप के मॉलिक्यूल्स वगैरह हों, H2Cl2O2। ठीक है, अब ये तो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ना ही ये हमारे क्या है, एसिड्स हैं, ना ही ये बेस है, ना ही हमारे कुछ सॉल्ट है। तो इनका हम कैसे निकालेंगे, देखो H2 है, H2 मतलब इसमें क्या, 2 हाइड्रोजन के एटम है, और हाइड्रोजन के एटम के क्या हम वैलेंसी से निकाल सकते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो हाइड्रोजन एटम का कितना इनफैक्टर 1 है। 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो उसका इनफैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ही Cl2 का तो 2 क्लोरीन एटम है, ईच क्लोरीन एटम का इनफैक्टर 1, तो 2 क्लोरीन एटम का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इनफैक्टर। ठीक है, O2 का ईच ऑक्सीजन एटम का इनफैक्टर 2, 2 ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इनका इस तरीके से निकाल लोगे। इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछ दिया जाए इक्विवेलेंट मास बताओ, तो आप क्या मोलर मास अपॉन इनफैक्टर से बता दोगे। ठीक है, तो Cl का क्या है, Cl का भी मोलर मास 35.5 है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना रहेगा, 35.5 अपॉन 1, यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस भी आपका क्या, मोलर मास अपॉन इन फैक्टर। मोलर मास कितना है, मोलर मास है 35.5, मोलर मास हो गया 35.5, डिवाइड करोगे किससे, एन फैक्टर 1 से। एन फैक्टर 1 से तो आपका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, Cl माइनस का भी 35.5 आ जाएगा। Cl2 का इक्विवेलेंट मास अगर हम निकालोगे तो Cl2 का क्या मोलर मास कितना हो जाएगा, 71, लेकिन इसका एन फैक्टर भी तो 2 है। Cl2 का एन फैक्टर भी तो 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास 71 अपॉन 2 करके 35.5 ही आ जाएगा। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट मास कैसा आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि हमारा 35.5 ही आएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आएगी इक्विवेलेंट मास की, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये बात हम पिछली क्लास में कर ही चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इन तीनों का, हम इन चारों का क्या निकालें, इक्विवेलेंट मास निकालें, H प्लस H माइनस H चाहे H2 का, तो आपका क्या आएगा, 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, इन तीनों का आपका मोलर मास तो कितना होगा, 1 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, और अपॉन में एन फैक्टर इन तीनों का कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ गया। H2 का देखोगे तो इसका मोलर मास 2 ग्राम पर मोल, और लेकिन इसका एन फैक्टर भी तो कितना, 2 है, तो 2/2, 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें देखोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इन दोनों में देखोगे तो इन दोनों का मोलर मास
सॉरी, इन दोनों का मोलर मास कितना 16 ग्राम पर मोल होगा, 16 ग्राम पर मोल होगा, 16 और इस दोनों का ही एन फैक्टर 2, तो 16/2 आपका 18 ग्राम पर इक्विवेलेंट। और आप O2 के केस में देखोगे तो O2 का मोलर मास कितना होगा 32 ग्राम पर मोल होगा, 32 ग्राम पर मोल होगा तो 32, लेकिन इसका एन फैक्टर भी 4 है तो 32/4 कितना हो जाएगा 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतना समझ में आ गया कि अगर हमें रिएक्शन नहीं पता है, रिएक्शन की कोई भी हमें स्मेल नहीं आ रही, रिएक्शन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो हम कैसे एन फैक्टर निकालेंगे, हमें कैसे एन फैक्टर निकालेंगे ये हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमें समझ में आ चुका है कि अब हम कैसे एन फैक्टर निकालें। अगर हमें रिएक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हमारी केस 1 जो है वो हमें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या है? जब हमारा रिएक्शन गिवन हो। ठीक है, यानी कि जब हमें रिएक्शन गिवन हो, रिएक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो। ठीक है, अब इसमें भी फर्दर दो केस बन सकते हैं। एक जो कि इस चैप्टर में कब मिलेगा, कौन सा? एन फैक्टर इन केस ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। जो कि रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है तो मोस्टली रिएक्शन हमें रिडॉक्स ही मिलेंगी, लेकिन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में इनफैक्टर कैसे निकालेंगे उनको थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इनफैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जब इंफॉर्मेशन हमें रिएक्शन की गिवन है, यानी कि जब रिएक्शन गिवन है तब एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में, पहले देखते हैं। ठीक है, तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारी फेमस फेमस हमें पढ़नी है, देखो सबसे जो इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें नॉन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है वो है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। इसमें हमें एन फैक्टर निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के अलावा जो हमारी एक रिएक्शन होती है जिसको मैं कहना पसंद करता हूँ आयन एक्सचेंज रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन आप लोग उसे जानते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या आयन एक्सचेंज रिएक्शन। बेसिकली एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। कैसे? एसिड क्या देता है? H+ देता है, बेस क्या देता है? OH- देता है। H+ और OH- क्या मिलके बना लेते हैं? आपका वाटर बना लेते हैं। ठीक है, और एसिड के साथ में क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एक एनायन बचा होता है, बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कैटायन बचा होता है, वो एनायन और कैटायन हमारे क्या मिलके सॉल्ट बना लेते हैं। तो बेसिकली एक आयन एक्सचेंज ही तो हुआ। इसका जो कैटायन था इसके एनायन से जुड़ गया, इसका जो एनायन था इसके कैटायन से जुड़ गया, इसका एनायन, इसका जो हमारा कैटायन था वो क्या था? H+ था, इसका एनायन जो क्या था? OH- था, H+ OH- वाटर बना लिया। ठीक है, तो बेसिकली एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन ही हुई। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में जो हमें आयन एक्सचेंज रिएक्शंस पढ़नी है उसमें एन फैक्टर किसी भी सब्सटेंस का निकालते हैं, किसी रिएक्शन के लिए तो डिफाइन नहीं होता एन फैक्टर। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ एन फैक्टर किसी रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होता, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस के लिए डिफाइंड होता है। तो एन फैक्टर अगर आप सब्सटेंस का निकालना है तो पहले तो मॉड आएगा। मॉड क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही होता है एन फैक्टर। ठीक है, और कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या होगा? चार्ज एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल। तो आपका इन फैक्टर किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा? चार्ज एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल करेंगे तब हमें ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो आप एग्जांपल देखो। क्या? AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, आप इसमें देखो, इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। देखो Ag+1 में था, NO3 आपका नाइट्रेट आयन था -1 में था। ठीक है, Na यहाँ पे किस में था? +1 में था। Cl किस में? -1 में था। AgCl में देखो तो भी Ag किस में है? +1 में है, Cl -1 में है। NaNO3 में देखो तो आपका आपका Na है +1 में और आपका नाइट्रेट आयन है। ठीक है, नाइट्रोजन उसमें +5 में और ऑक्सीजन -2 में। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ भी +5 में, ऑक्सीजन -2 में। बेसिकली किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये कैसी रिएक्शन है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले आइडेंटिफाई कोई नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इनफैक्टर सभी सब्सटेंसेस का? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल, उसके लिए आप क्या कर लो? ठीक है, उसके लिए आप किसी भी एक चीज को फिक्स कर लो। सपोज AgNO3 है आपका, इसको क्या निकालना है? इसका इनफैक्टर निकालना है, तो आप या तो कैटायन को फिक्स कर लो, एनायन को फिक्स कर लो। ठीक है, तो लेकिन पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 में, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 में कितने आपके कैटायन है? एक कैटायन है, एक Ag+ है। तो पर मॉलिक्यूल वाली बात है, तो एक Ag+ में अब देखना है आपको चार्ज एक्सचेंज। अब आपको देखना है कि एक्सचेंज जब आप देखोगे तो रिएक्टेंट के लिए लेफ्ट टू राइट देखोगे, और प्रोडक्ट के लिए जब देखोगे तो आप देखोगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, चीज समझ आएगी। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए आपको एक्सचेंज देखना है लेफ्ट टू राइट और प्रोडक्ट के लिए देखना है राइट टू लेफ्ट। ठीक है,
एग्जाम्पल समझो, एक मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 है तो उसमें एक Ag प्लस है, कोई भी कांस्टेंट मान लो, चाहे एक आप NO3 ले, NO3 माइनस के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, उसके रिस्पेक्ट में भी करके दिखा दूंगा, तो एक Ag प्लस कॉन्स्टेंट मान लिया। अब लेफ्ट टू राइट अगर आप देखो तो AgNO3 Ag कॉन्स्टेंट रखते हुए क्या, एक मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 था, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 एक Ag प्लस था, तो पर मॉलिक्यूल हमारा ऑफ मतलब एक Ag प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक NO3 माइनस था, एक Ag प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक NO3 माइनस था, जो कि गया और उसकी जगह क्या आ गया, एक Cl माइनस आ गया। यानी कि क्या हुआ, एक NO3 माइनस गया पर मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 के रिस्पेक्ट में, हम देख रहे हैं एक NO3 माइनस गया और आया क्या, एक Cl माइनस आया। बताओ, इसको कांस्टेंट रखते हुए, एक को कांस्टेंट रखते हुए देखना पड़ेगा, लेकिन ये तो अब कितने यूनिट चार्ज एक्सचेंज हुआ, कितना यूनिट चार्ज एक्सचेंज हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कितने यूनिट चार्ज एक्सचेंज हुआ, ठीक है, इस बात को समझो। क्या समझो, कि जैसे मैंने दुकानदार के पास गया, मैंने उसको 100 का नोट दिया और मेरे को कहा कि 100 के मेरे को छुट्टे दे दो, ठीक है, कि 100 के छुट्टे दे दो, तो उसने क्या करे, मैंने उसको 100 रुपये दे दिया और उसने मुझे 10-10 के 10 नोट दे दिए। तो कितनी मनी एक्सचेंज हुई इसमें, कितने मनी एक्सचेंज करवाई मैंने दुकानदार को 100 रुपये दिए, उसने मुझे 10-10 के 10 नोट दिए, तो कितने मनी एक्सचेंज करवाई, कितने मनी एक्सचेंज हुए, 100 रुपये एक्सचेंज हुए, 100 रुपये का एक्सचेंज हुआ ना। लेकिन मनी चेंज कितने हुए मेरे पास, चेंज तो उतने ही हुए, पहले 100 रुपये थे, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, पहले भी 100 रुपये थे, अब भी 100 रुपये हैं, पहले भी 100 रुपये थे मेरे पास, अब भी 100 रुपये, दुकानदार के पास भी पहले 100 रुपये थे, अब भी 100 रुपये। तो मनी चेंज तो किसी के पास कुछ भी नहीं हुए, लेकिन एक्सचेंज कितने का हो गया, 100 का हो गया। यानी कि देना और लेना वो इक्वल है, और इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सचेंज बोल दिया। ऐसे ही यहाँ भी है, एक Ag प्लस है, एक Ag प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक NO3 माइनस गया, एक Cl माइनस गया, तो चार्ज में कोई चेंज तो नहीं आया, -1 गया, -1 आ गया, लेकिन चार्ज एक्सचेंज कितना हो गया, एक्सचेंज हो गया एक, एक यूनिट चार्ज एक्सचेंज हो गया, एक माइनस गया, एक माइनस आया, तो एक यूनिट चार्ज क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, और एक यूनिट चार्ज एक्सचेंज हो गया पर मॉलिक्यूल, तो यही इसका क्या हो गया, एन फैक्टर हो गया। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, कि एक यूनिट चार्ज एक्सचेंज हुआ। ठीक है, ऐसे ही आप कैसे देख सकते हो, एक नाइट्राइट आयन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो कि एक AgNO3 में एक नाइट्राइट आयन था, और एक नाइट्राइट आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक Ag प्लस था, जो कि आपका क्या नाइट्रेट आयन किधर है, देखो एक Ag प्लस गया और एक Na प्लस आया, पर नाइट्राइट आयन, पर नाइट्राइट आयन क्यों, क्योंकि पर मॉलिक्यूल में, मेनली पर मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 में एक नाइट्राइट है, तो एक नाइट्राइट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो, तो एक नाइट्राइट के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हो, तो एक Ag प्लस गया और एक Na प्लस आया, तो कितना, एक Ag प्लस गया, एक Na प्लस आया, चार्ज चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक्सचेंज कितना हो गया, एक यूनिट चार्ज का, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। जल्दी बताओ, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, ऐसे इसमें देख सकते हो NaCl का आपको निकालना हो, NaCl का निकालना हो तो आप क्या करो, एक Na प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लो, ठीक है, निकालोगे एक के कॉरेस्पॉन्डिंग, चाहे एक Na प्लस ले लो, चाहे एक Cl माइनस ले लो, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग में निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम में वो करना जिससे आसानी हो। ठीक है, तो एक Na प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक Cl माइनस गया, एक Na प्लस क्यों लिया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl में एक Na प्लस है, इसलिए, क्योंकि आपको पर मॉलिक्यूल देखना है चार्ज एक्सचेंज। एक Cl माइनस गया और एक Ag प्लस, सॉरी 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 सॉरी, एक Cl माइनस गया और एक NO3 माइनस आया। ठीक है, सी हमने Na प्लस को कांस्टेंट रखते हुए एक Cl माइनस गया और एक NO3 माइनस आया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, मतलब एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब एक NaCl में एक Cl माइनस है, एक Cl माइनस है, तो अब आप देखो इस तरीके से देखो, तो एक Cl माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक Na प्लस था, जो कि जाएगा और आएगा क्या, एक Ag प्लस, तो एक Na प्लस गया और एक Ag प्लस आया, तो आपका एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, तो अभी भी एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। बताओ,
अब एक AgCl में, अब आपको AgCl का इन्फेक्टर निकालना है, तो एक AgCl में एक Ag प्लस है, ठीक है, एक Ag प्लस है, ठीक है। अब आप राइट टू लेफ्ट देखोगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट देखोगे तो एक Ag प्लस क्या होगा, जाएगा, और उसकी जगह क्या आएगा, सॉरी सॉरी, ये आप Ag प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हो ना, तो एक Cl माइनस जाएगा और आएगा क्या, एक Cl माइनस जाएगा, Ag प्लस को कांस्टेंट रखते हुए, Ag प्लस को कांस्टेंट रखा है तो एक Cl माइनस जाएगा, एक NO3 माइनस आएगा, तो एक Cl माइनस गया, एक NO3 माइनस आया, एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, तो इनफैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। इनफैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम Cl माइनस के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो एक AgCl की कॉरेस्पॉन्डिंग एक Cl माइनस था, ठीक है, एक Cl माइनस था, तो अगर एक Cl माइनस था, तो अब आप देखो राइट टू लेफ्ट देखोगे तो Cl माइनस क्या, एक Cl माइनस के रिस्पेक्ट में एक Ag प्लस था, तो एक Ag प्लस था चूंकि जाएगा, और आएगा क्या, एक Na प्लस आएगा, तो एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है, तो इनफैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब आप ऐसी NaNO3 का देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3 में एक Na प्लस है, अब एक Na प्लस है, तो Na प्लस क्या करेगा, एक Na प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग एक नाइट्रेट आयन है जो कि जाएगा, राइट टू लेफ्ट देखोगे, ठीक है, और क्या आएगा, एक Cl माइनस आ रहा है, तो एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज है, तो इनफैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसी को आप किसके रिस्पेक्ट में कर सकते थे, नाइट्राइट आयन के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3 में एक नाइट्राइट आयन, एक नाइट्राइट बोल रहा हूँ बार बार, नाइट्रेट आयन है, ठीक है, NO3 माइनस नाइट्रेट होता है, ठीक है, नाइट्रेट आयन है, और एक नाइट्रेट आयन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना, एक Na प्लस है पर मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3 जो कि जाएगा, और आएगा क्या, एक Ag प्लस आएगा, तो कितने यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, तो इनफैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें निकालो, ठीक है। और ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि इसके, पहली बात तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस केस में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहीं भी आ रहा है, ठीक है, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ऐसा परसेप्शन दिमाग में मत बिठा लेना कि रिएक्टेंट के इनफैक्टर का सम प्रोडक्ट के इनफैक्टर के बराबर होगा, ये कोई भी मिसकंसेप्शन मत बिठा लेना कि रिएक्टेंट्स के इनफैक्टर का सम प्रोडक्ट के इनफैक्टर के बराबर होगा, वो एक बाय चांस वाली बात है कि आ गया है, ठीक है, तो ये दो बात का ध्यान रखो, ठीक है। बाकी अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। इसे देखो, ठीक है, इसमें निकालें इनफैक्टर सबका, ठीक है। तो अगर हम इसमें निकालें तो देखो, इसको आप नॉर्मल, अब इसको बार बार लिखो मत, आप देखो, ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ, देखो Na2CO3 किस में जा रहा है, आपका कार्बोनेट कांस्टेंट रखते हुए देख लो, ऐसी H2CO3 में जा रहा है, मतलब क्या, Na2CO3 कन्वर्ट हुआ H2CO3 में, मतलब दो Na प्लस रिमूव हुए और आ क्या गए, दो H प्लस आ गए, मतलब दो Na प्लस गए और दो H प्लस आ गए, कितने यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, दो यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, दो Na प्लस गए और दो H प्लस आ गए, दो यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, मतलब इसका इनफैक्टर कितना हो गया, इसका इनफैक्टर हो गया 2, बताओ,
ठीक है, आप इस सबको आयंस में तो तोड़ ही सकते हो ना। ये किस में है, Na जो है इसमें +1 में है, CO3 2 माइनस में है, HCl में हाइड्रोजन +1 में है, Cl -1 में है, ठीक है, H2CO3 में हाइड्रोजन +1 में है, कार्बोनेट किस में CO3 2 माइनस में है, NaCl में Na +1 में है और Cl -1 में है। ठीक है, ठीक है। अब देखो HCl का इन फैक्टर निकालना है, तो देखो HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, HCl NaCl में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या एक H प्लस घटा और एक Na प्लस आ गया, तो कितने यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, तो इन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, H2CO3 में देखो, तो H2CO3 का राइट टू लेफ्ट देख लो, H2CO3 किस में कन्वर्ट हुआ, Na2CO3 में हुआ। ठीक है, तो Na2CO3 क्या, 2H प्लस गए और 2 Na प्लस आ गए, तो कितने, 2 यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, 2 यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, तो इन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, NaCl का निकालना है, राइट टू लेफ्ट देख लो, NaCl HCl में कन्वर्ट हुआ, तो क्या आपका एक Na प्लस गया और एक H प्लस आ गया, एक H प्लस आ गया, तो एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर से ही वो बात मत सोचना कि रिएक्टेंट्स के एन फैक्टर के सब प्रोडक्ट के एन फैक्टर के बराबर, फिर से वो बात बस एक बाय चांस वाली बात है। ठीक है, वो तो पहली बार मैंने लिख के बता दिया, लेकिन आप इतना बार बार ऐसे लिख के नहीं करोगे, कभी डाउट होगा तो लिख के करोगे। ठीक है, नहीं तो अननेसेसरली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला करो। ठीक है, इसमें देखो, तो आप इसमें क्या करोगे, ठीक है, इसमें क्या Na+1 में है CO3 2 माइनस में है, हाइड्रोजन +1 में है, Cl -1 में है। इसमें देखोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें सोडियम +1 में है, आपका बाइकार्बोनेट आयन है, CO3 -1 है। ठीक है, इसमें Na+1 है, Cl -1 है, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आ नहीं रहा, मतलब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है मतलब इन फैक्टर कैसे निकालोगे हर सब्सटेंस का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल। तो अब देखो Na2CO3 किस में जा रहा है, NaHCO3 में जा रहा है, मतलब क्या, एक Na प्लस हटा, एक Na प्लस हटा, दो यहाँ थे, यहाँ एक है। ठीक है, और एक क्या आया आपका, एक Na प्लस हटा और एक H प्लस आ गया, यही तो मतलब है। बताओ, बताओ बताओ बताओ, तो कितने यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, एक Na प्लस हटा, एक H प्लस आया, कितने यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, तो क्या फैक्टर 1 आ गया। HCl का देखो, HCl का देखोगे तो HCl किस में, NaCl में कन्वर्ट हुआ, ऊपर वाले की तरह ही है, तो इसका कितना, एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, एक H प्लस गया, एक Na प्लस आया। ठीक है, तो इसका इनफैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही NaCl का इनफैक्टर भी 1 आ जाएगा, यही तो बात है। इस केस में देखोगे तो क्या होगा, एक में एक इन दोनों का देखो सेम ही तो टाइप का है, एक H प्लस जा रहा है एक तरफ से, एक Na प्लस आ रहा है, दूसरे में क्या होगा, एक Na प्लस आ रहा होगा, एक H प्लस जा रहा होगा, मतलब वही एक बात है कि एक में H प्लस जा रहा है, एक में आ रहा है, एक में Na प्लस जा रहा है, दूसरे में आ रहा है, बस इतनी तो बात है। तो यूनिट चार्ज का तो एक ही का एक्सचेंज है, तो दोनों का इनफैक्टर कितना है, 1 है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे, ऐसे ही NaCO3 का निकालो, क्या आएगा बताओ जल्दी, ऐसे ही अगर NaHCO3 का निकालोगे तो इनफैक्टर इसका भी कैसे, इसका भी देखो इसी तरीके से। ठीक है, अब आप इस इन दोनों का देखो, इन दोनों में देखोगे तो क्या, यहाँ से क्या, एक Na प्लस Na2CO3 से NaHCO3 जब है, अगर आप NaHCO3 का दिखना है तो आप राइट टू लेफ्ट देखो, तो क्या आपका NaHCO3 किस में जा रहा है, Na2CO3 में जा रहा है, मतलब एक H प्लस हट रहा है, एक H प्लस हट रहा है और एक Na प्लस आ रहा है, एक Na प्लस आ रहा है, मतलब एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज है, एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज है, मतलब इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही Na2CO3 किस में जा रहा है, NaHCO3 में जा रहा है, तो क्या वही एक H प्लस क्या कर रहा है, आ रहा है, और एक Na प्लस क्या कर रहा है,
हट रहा है। तो आपका कितना, एक यूनिट चार्ज का एक्सचेंज है, एन फैक्टर कितना आ गया 1। Na2CO3 का अगर आप पहले तरीके से सोचते जो आपने पहले पढ़ा था सॉल्ट वाला, तो आप इसका एन फैक्टर कितना कर देते, 2 कर देते। तो इस वजह से ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने पुराना वाला ही कि आपने जब रिएक्शन नहीं पता थी Na2CO3 का तो 2 होता है, इसका एन फैक्टर 2 कर दिया, देखो गलत आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल करो। बेरियम नाइट्रेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, अरे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम नाइट्रेट। वही आयन एक्सचेंज वाली तो बात है। सभी के एन फैक्टर निकाल दो, ठीक है। पहले तो आयंस में तोड़ लो, फिर एन फैक्टर निकाल लो। बेरियम 2 प्लस नाइट्रेट आयन, एल्युमिनियम 3 प्लस सल्फेट आयन, बेरियम 2 प्लस सल्फेट आयन, एल्युमिनियम 3 प्लस नाइट्रेट आयन। ये पहली बात तो क्यों निकालते हैं, जिससे देख पाए कि किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा और ये हमारी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो अब हम निकाल सकते हैं फैक्टर सब का, ठीक है। तो बेरियम नाइट्रेट, ठीक है, बेरियम नाइट्रेट किस में जा रहा है, बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 नाइट्रेट तो क्या कर रहे हैं, रिमूव हो रहा है, और एक सल्फेट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। एक सल्फेट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो 2 नाइट्रेट रिमूव हुए, एक सल्फेट आया, मतलब 2 यूनिट चार्ज का एक्सचेंज हुआ, मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही आप इसका एन फैक्टर भी 2 बता सकते हो, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, देखो इधर से 2 नाइट्रेट गए और उधर एक सल्फेट आया, ठीक है। इधर से इधर बोलोगे, राइट टू लेफ्ट बोलोगे तो क्या बोलोगे, एक सल्फेट गया और 2 नाइट्रेट आया, बस ये बोल दोगे। बात तो वही है, एक्सचेंज तो 2 का ही है, क्योंकि एक सल्फेट और 2 नाइट्रेट, चार्ज तो टोटल 2 यूनिट चार्ज ही हुआ, तो 2 यूनिट चार्ज का एक्सचेंज है, तो दोनों का एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब एल्युमिनियम सल्फेट और एल्युमिनियम नाइट्रेट का एन फैक्टर मुझे बताओ। एल्युमिनियम सल्फेट और एल्युमिनियम नाइट्रेट का एन फैक्टर मुझे बताओ। ठीक है, देखते हैं। देखो क्या है कि जो हमारा एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट देखो क्या आपका एल्युमिनियम +3 में, ठीक है, +3 में, एल्युमिनियम +3 में, इधर आपका किसमें, एल्युमिनियम नाइट्रेट में जा रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे कि 3 सल्फेट चले गए और 3 नाइट्राइट आ गए, 3 नाइट्रेट आ गए, 3 नाइट्रेट आ गए, ठीक है। तो पहली बात तो ये चार्ज एक्सचेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ -6 गए और आए कितने, +3, ठीक है। तो पहली बात तो ये कुछ हुई नहीं, क्यों क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमें पर मॉलिक्यूल देखना है, ठीक है। पर मॉलिक्यूल देखना है, हम किसका देख रहे हैं, अब यहाँ पे डिपेंड आती है कि हम किसका देख रहे हैं। अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट का देख रहे हैं, तो एल्युमिनियम सल्फेट मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल एल्युमिनियम सल्फेट मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट में कितने एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट में 2 एल्युमिनियम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ, एक मॉलिक्यूल हम पर मॉलिक्यूल देखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का देख रहे हैं इन फैक्टर, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट मानेंगे, और एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट में 2 एल्युमिनियम है, ठीक है। अगर 2 एल्युमिनियम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 एल्युमिनियम है, ठीक है। और अगर 2 एल्युमिनियम है, तो 2 एल्युमिनियम के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सल्फेट है, 3 सल्फेट है, तो 3 सल्फेट गए, 2 एल्युमिनियम के कॉरस्पॉन्डिंग 3 सल्फेट जाएंगे, ठीक है। लेकिन आएंगे कितने, 3 नाइट्रेट तो आ रहे हैं एक एल्युमिनियम के कॉरस्पॉन्डिंग, एल्युमिनियम नाइट्रेट में 3 नाइट्रेट थे जो कि आ रहे थे एक एल्युमिनियम के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन
आपके 2 एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आएँगे? 6 नाइट्रेट आएँगे। हम 2 एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों देखेंगे? क्योंकि एन फैक्टर तो एल्युमिनियम सल्फेट का निकाल रहे हैं ना, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट में 2 एल्युमिनियम है। तो 2 एल्युमिनियम है तो 3 सल्फेट गए तो आएँगे कितने? 3 नाइट्रेट आ रहे थे, क्योंकि 1 एल्युमिनियम नाइट्रेट में एल्युमिनियम की वहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी? 1 थी, यहाँ पे एटॉमिसिटी 2 है, तो 2 एल्युमिनियम है तो 2 एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 नाइट्रेट आएँगे। भाई वो एग्ज़ाम्पल याद करो ना, ₹100 दोगे तो ₹100 ही वापस लोगे ना। तो जितना दोगे उतना लोगे ना। तो इसने दिया उतना, दिया है तो अपने हिसाब से देगा। 3 सल्फेट तो 6 नेगेटिव चार्ज दिया तो 6 लेगा भी तो सही। तो कितना हो गया इसका इन फैक्टर? 6 हो गया। ठीक है। अब एल्युमिनियम नाइट्रेट का जब एन फैक्टर देखोगे तो एल्युमिनियम नाइट्रेट का एक मॉलिक्यूल देखोगे तो एक मॉलिक्यूल एल्युमिनियम नाइट्रेट का होगा, मतलब एक एल्युमिनियम में, एक एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग इसने कितने? 3 नाइट्रेट दिए, 3 नाइट्रेट दिए, 3 नाइट्रेट दिए तो लेगा कितना? लेगा 3 सल्फेट। अगर अगर 3 सल्फेट देगा, 3 सल्फेट देगा तो फिर तो ये तो 6 नेगेटिव दे रहा है, लेकिन 3 सल्फेट दे रहा है 2 एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एक एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने हो जाएगा? 3/2 सल्फेट आएगा। ठीक है। तो 3 नाइट्रेट इसने दिए, -3 नाइट्रेट हुआ एक एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग, और 2 एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग वो 3 सल्फेट दे रहा है, तो एक एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग 3/2 सल्फेट देगा। 3/2 सल्फेट देगा मतलब 3 -3 यूनिट चार्ज हुआ, यानी कि 3 यूनिट चार्ज कम हुआ, और आया कितना? आया भी 3 यूनिट चार्ज ही, क्योंकि 3/2 इंटू -2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना? 3 यूनिट चार्ज आया तो 3 यूनिट चार्ज गया, 3 यूनिट चार्ज आया, तो एन फैक्टर कितना हो गया एल्युमिनियम नाइट्रेट का? 3 हो गया। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? सल्फेट वाला क्या? सल्फेट वाला क्या? एल्युमिनियम सल्फेट का? एल्युमिनियम सल्फेट का 3 नहीं होगा। 3 कैसे होगा? देखो, एल्युमिनियम सल्फेट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 एल्युमिनियम थे, 2 एल्युमिनियम थे ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट देखोगे ना, पर मॉलिक्यूल देखना ना आपको, चार्ज एक्सचेंज कितना हो रहा है, तो 2 एल्युमिनियम थे, और 2 एल्युमिनियम थे तो 2 एल्युमिनियम के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 सल्फेट था, तो इसने क्या 3 सल्फेट गया यहाँ से, 3 सल्फेट गया, 3 सल्फेट गया, और कितना आता? 3 नाइट्रेट आता। अगर एक एल्युमिनियम होता, अगर एक एल्युमिनियम होता तो 3 नाइट्रेट आता, क्योंकि एल्युमिनियम नाइट्रेट में एक एल्युमिनियम है, 3 नाइट्रेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एल्युमिनियम है, लेकिन हमारा तो गिवन जिसका हम निकाल रहे हैं उसमें तो 2 एल्युमिनियम है, तो हम तो उसके पर मॉलिक्यूल के हिसाब से देखेंगे ना। तो इसने 3 सल्फेट दिया, मतलब 6 नेगेटिव चार्ज दिया, तो 6 वापस भी तो लाएगा। 100 रुपए दिए तो 100 ही लोगे ना। तो 3 नाइट्रेट दिया तो 6 ही, तो 6 नाइट्रेट वापस लोगे ना, क्योंकि एक एल्यूम यहाँ हमारे पास तो 2 है ना, तो 3 एल्युमिनियम, तो एक एल्युमिनियम कॉरेस्पॉन्डिंग 3 नाइट्रेट आता, तो 2 एल्युमिनियम कॉरेस्पॉन्डिंग 6 नाइट्रेट आएगा। तो 6 यूनिट चार्ज गया, 6 यूनिट चार्ज आया, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया। बट इसके हिसाब से क्यों देखा? क्योंकि इसी का एन फैक्टर निकाल रहे हो ना, तो इसी के 2 एल्युमिनियम के हिसाब से देखोगे। इसका देखा तो इसके 1 एल्युमिनियम के हिसाब से देखा। बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ठीक है, अभी तक तुमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाले नहीं देखे, अभी तुमने बेसिक आयन एक्सचेंज वाले देखे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाले भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसे करेंगे नहीं, क्योंकि इससे आसान मेथड है हमारे पास। ठीक है, कर इस तरीके से सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। एसिड प्लस बेस हमारा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, एसिड की हम पहले कैसे देख लेते थे? मैक्सिमम एसिडिटी से देख लेते थे। अब आप एसिड का फैक्टर कैसे देखोगे? बेसिसिटी। उस बेसिसिटी से देखोगे जो वो शो कर रहा है, मैक्सिमम बेसिसिटी नहीं, जो इस रिएक्शन में शो कर रहा है उस बेसिसिटी से। और बेस का फैक्टर कैसे देखोगे? उसकी एसिडिटी से, मैक्सिमम एसिडिटी नहीं, जो एसिडिटी इस रिएक्शन में शो कर रहा है। सॉल्ट का वैसे ही देखोगे, सॉल्ट का जैसे पहले देखते थे वैसे ही देख लोगे, सॉल्ट का जैसे पहले ही देखते थे वैसे ही देखोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे आप टोटल चार्ज आप कैटायन पे देख लो, एनायन पे देख लो पर मॉलिक्यूल, उस तरीके से। वाटर का इनफैक्टर क्या होगा? वाटर का इनफैक्टर आपका 1 ही होगा हमेशा फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखना 1 होता है वाटर का इन ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे रिडॉक्स पढ़ेंगे उसमें ऐसे नहीं कि वाटर का इन्फेक्टर हर जगह 1 लिखते फिरे, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही 1 होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप समझो आपका बेसिकली आयन एक्सचेंज ही तो है, ठीक है। तो अभी मैं इसे एग्जाम्पल जब लेंगे तो उससे समझा दूंगा, उससे ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो पुराने वाले तरीके से मत करना, अब इस तरीके से सोचना। तो एग्जाम्पल सपोज हम HCl लें प्लस NaOH लें, ठीक है। हमारा क्या बनाएगा NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो HCl का इन्फैक्टर कितना होगा? HCl एक H प्लस दे सकता है, और दे कितना रहा है इसमें? एक ही दे रहा है, ठीक है, एक दे भी रहा है। तो इसका इन्फैक्टर कितना हो गया 1। NaOH कितने OH मैक्सिमम दे सकता है? 2, सॉरी एक ही दे सकता है, एक ही OH माइनस है, एक ही दे सकता है, एक ही दे भी रहा है, तो इसका इन्फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। NaCl आपका 4 देख लोगे, एक Na प्लस वाला है, एक Cl माइनस वाला है, तो इसका कितना हो जाएगा इन्फैक्टर? इसका भी 1 हो जाएगा। वाटर का देखो तो मैंने बताया था 1 होता है। अब देखते हैं वाटर का 1 कैसे। तो HO को क्या मैं HOH लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं HOH लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब देखो, अब चाहो तो पुराने वाले ट्रिक से देख लो, कि पुराने वाले तरीके से कि HCl हमारा NaCl में बदल रहा है, तो एक H प्लस गया, एक Na प्लस आया, एक HCl गया, एक H प्लस गया, एक Na प्लस आया, तो इसका इन्फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। NaOH और HOH में देख लो, ठीक है। NaOH और HOH में एक Na प्लस गया और एक H प्लस आया। ऐसे इधर देख लोगे, इधर से इधर देख लोगे तो एक H प्लस गया, एक Na प्लस आया, एक H प्लस गया, एक Na प्लस आया, तो इन दोनों का इन्फैक्टर भी कितना हो गया 1 हो गया। बताओ। बताओ। ठीक है, ठीक है। तो पुराने वाले तरीके से मत करो, आप सिंपली एसिडिटी देख के कर लो कि जो एसिडिटी शो कर रहा है, ठीक है। एसिड बेस में कोई दिक्कत ही नहीं, न्यूट्रलाइजेशन में कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, ठीक है। वाटर का 1 ही हो गया, एक्सप्लेन भी हो गया कि वाटर का 1 कैसे है, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें सबके इन्फैक्टर बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है इन्फैक्टर? बताओ।
इसमें देखो H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है मैक्सिमम, 2 H प्लस दे सकता है और 2 दे भी रहा है। सॉल्ट से देख लो तो सॉल्ट में क्या कोई H बचा हुआ है, कोई भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। 2 H प्लस दे सकता था, 2 दे दिए, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। KOH एक OH माइनस दे सकता था, एक दे भी दिए, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। K2SO4 में 2 K प्लस है और एक सल्फेट आयन है, इसका इनफैक्टर कितना हो गया, टोटल चार्ज आप देख लो चाहे कैटायन पे चाहे एनायन पे, 2 ही आएगा, ठीक है। वाटर का तो 1 हो ही गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन देखो H3PO4 मैक्सिमम कितने एच दे सकता है, 3 एच दे सकता है, 3 दे भी दिए, Na3PO4 बन गया, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 3 NaOH, एक OH दे सकता है, एक OH दे सकता है, तो इसका एक दे भी रहा है, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 1। Na3PO4 पे टोटल चार्ज देख लोगे तो 3 Na प्लस पे 3 प्लस हो गया, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। वाटर का आपका इनफैक्टर 1 हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केस में, ठीक है। H3PO4 का इनफैक्टर देखोगे आप इस रिएक्शन में, तो H3PO4 3 H दे सकता है मैक्सिमम, लेकिन दे कितने रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही दे रहा है, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। NaOH एक OH माइनस दे सकता है, दे भी रहा है, इसका इनफैक्टर हो गया 1, ठीक है। अब आप इसमें आप क्या देखोगे, अब आप इसमें टोटल चार्ज देख लोगे, तो टोटल चार्ज ये किस तरीके से टूटेगा, तो इस तरीके से टूटेगा, Na पे ईच Na पे +1 आएगा और HPO4 पे आपका क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। क्योंकि फॉस्फेट आयन पे क्या होता है, PO4 पे 3 माइनस होता है, ये बेसिकली ये क्या था यार, इस तरीके से टूटता है ना, Na प्लस पे और फॉस्फेट पे 3 माइनस, तो अब इसमें एक H प्लस और आ गया, तो HPO4 पे कितना रहेगा, 2 माइनस होगा, जिसको कौन बैलेंस करेगा, 2 Na प्लस बैलेंस करेगा, तो आपका 2 Na प्लस है और एक HPO4 2 माइनस है, तो इस पे टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है, तो इसका इनफैक्टर भी 2 हो जाएगा, वाटर का इनफैक्टर 1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। H3PO4 अब 3 H दे सकता था, लेकिन 3 दिए क्या इसमें, नहीं दिए, कितने दिए, तो एक ही दिया, 2 भी नहीं दिए, एक ही दिया, तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 1। NaOH एक OH माइनस दे सकता था, एक दे भी दिया, इसका इनफैक्टर हो गया 1। अब फिर से अब आप इसका सॉल्ट का निकालोगे तो सॉल्ट का कैसे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, Na+1 और HPO4 पे -1, तो एक Na प्लस और एक H2PO4 माइनस, तो इसका कितना, एक ही, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज 1 हो जाएगा, तो इनफैक्टर भी 1, वाटर का इनफैक्टर 1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, आ गया, ठीक है। तो एसिड बेस वाली बहुत आती हैं, एसिड बेस वाली हमारी एकदम, इसमें कोई भी दिक्कत कहीं से भी कहीं तक कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनको पुराने तरीके से नहीं करोगे आप, ठीक है। इसके अलावा कोई नॉन रिडॉक्स रिएक्शन आएगी तो आप उसको वैसे ही करोगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है। और ले लो सपोज, बताओ इनफैक्टर इन सबका, H3PO3 का कितना इनफैक्टर होगा इसमें, H3PO3 कितने H दे सकता है, 3 नहीं दे सकता, 2 दे सकता है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, 2 दे सकता है,
और कितने दिए, लेकिन 2 दे सकता है, लेकिन दिया तो एक ही, दिया कितना, 2H तो है ही इसके पास, तो दिया तो कितना, एक ही दिया, तो इसका इन्फेक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेरियम हाइड्रोक्साइड 2H दे सकता है, लेकिन दिया कितना, एक तो रख लिया ना अपने पास, एक, ये अच्छा करा तुमने, ये बहुत अच्छा बताया। ठीक है, दो, एक OH अपने पास रख लिया तो एक ही दिया, तो इसका इन्फेक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो एक OH कहाँ गया होगा, जरूर OH यहाँ गया होगा, और इसका H जो दिया इसने यहाँ गया होगा, उसने मिलकर पानी बना लिया। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कुछ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन दी ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ आप इसको किस में, आयंस में तोड़ोगे, आयंस में तोड़ोगे तो बेरियम पे 2 प्लस था, 2 प्लस था, एक OH माइनस, एक इससे OH माइनस हट गया, एक OH माइनस हट गया, तो बेरियम BaOH पे क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, पॉजिटिव बचेगा, और H2PO3 पे क्या, -1 बचेगा। तो आपका क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +1 हो गया, टोटल नेगेटिव चार्ज भी क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 ही हो गया, यानी कि हमारा इन्फेक्टर भी इसका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। वाटर का तो 1 ही होता है। ठीक है, इसमें बात करें तो वाटर का तो 1 ही होगा। ठीक है, अब इसकी बात करें, H3PO3 2H दे सकता है, लेकिन कितने दिए, कितने दिए H3PO3 ने, H3PO3 2H दे सकता है। ठीक है, और दो दे भी दिए, दो दे भी दिए, इधर एक बचा। ठीक है, एक बचा मतलब क्या, दो दे दिए, तो दो दे सकता था, दो दे दिए, मतलब दो दे दिए, गए दो। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड 2OH दे सकता था, इधर कितने बचे, 0 बचा, मतलब 2 के 2 दे दिए, तो मतलब इसका इन्फेक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब आप इसका क्या कर लो, इस पे तो 4 निकाल लो, बेरियम पे क्या है, 2 प्लस है, एक बेरियम है उस पर 2 प्लस है, तो इसका कितना हो गया, 2 ही इन्फेक्टर हो गया। लेकिन H3PO3 पे आप देखोगे तो उससे भी देखोगे तो -2 चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव के बराबर ही है, तो इन्फेक्टर 2 हो गया। ठीक, ठीक है, बताओ। ठीक, तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में हमने इन्फेक्टर निकालना देख लिया। ठीक है, तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में इन्फेक्टर निकालना देख लिया, तो अब हम इन्फेक्टर निकालते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, जो हमारी ज़्यादा आएंगी भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, और क्या हो, अगर मैं तुमको बोल दूं कि रिडॉक्स रिएक्शन में इन्फेक्टर निकालना, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। क्या बैलेंसिंग ध्यान है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंसिंग ध्यान है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें क्या टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालते थे पर मॉलिक्यूल, टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालते थे पर मॉलिक्यूल, दो स्पीशीज आइडेंटिफाई करने के बाद। और ये जो टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकालते थे, यही हमारा क्या होता है, एन फैक्टर होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। तो लिखो पहले तो फॉर अ, ऐसे नहीं लिखो, फॉर अ सब्सटेंस, फिर से बता रहा हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन का कोई एन फैक्टर नहीं होगा, उनमें प्रेजेंट इंडिविजुअल सब्सटेंसेस के लिए एन फैक्टर डिफाइन होगा। ठीक है, तो फॉर अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन redox reaction, the net increase or decrease in oxidation number per molecule is called n factor of that substance in that reaction। मतलब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में किसी का भी, किसी सब्सटेंस का, चाहे रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है, उसका इन्फेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे, उसका नेट इंक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल लोगे, क्योंकि हम बैलेंसिंग के टाइम पे भी करते थे। तो नेट इंक्रीज डिक्रीज आप निकाल लोगे इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, वही इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये तो कर निकालना तो हम पहले ही सीख चुके हैं, आज तो इसका क्या हुआ है, बस नामकरण हुआ है। ठीक है, अच्छा, और
इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूं, ठीक है, एन फैक्टर आपको कभी भी सपोज किसी सब्सटेंस का निकालना है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? याद है टोटल इंक्रीज डिक्रीज रिएक्शन में निकालते थे, याद है कि नहीं? टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन निकलवाता था मैं, टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब जो टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन है, आपको तो किसी सब्सटेंस का निकालना है, तो उस रिएक्शन में उस सब्सटेंस के उस स्पीशीज के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चलेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बता पाते हैं कि उस सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में, बताओ। तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन अगर हम निकाल लें तो हम उसको क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो उस सब्सटेंस का आएगा कि उस सब्सटेंस का इंक्रीज या डिक्रीज कितना है पर मॉलिक्यूल, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। कि आपको क्या निकालना है? टोटल इंक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालना है, तो आपको उस सब्सटेंस के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। बताओ, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में तो नेट इंक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालते थे, वैसे आपका काम हो जाएगा इन फैक्टर, लेकिन कभी कभी आपको ये जरूरत पड़ेगी, और ये लिख लो कि ये अपनी भाषा में लिख लेना इस बात को, कि जब भी कभी रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन में अटक जाओ इन फैक्टर निकालने में, तब आपको क्या तरीका लगाना है? तब आपको ये वाला तरीका लगाना है जो मैंने ये डब्बे में बंद करा है, ठीक है। लेकिन 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 ये बात ध्यान रखना कि ये कब लगेगा, इसके लिए आपको एक चीज़ जरूरी है कि आपका सिर्फ और सिर्फ बैलेंस रिएक्शन में लगेगा, ठीक है। तो आपको रिएक्शन क्या होनी चाहिए इसके लिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, नहीं बैलेंस्ड है तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, और बैलेंस करना अब तो आना ही चाहिए क्योंकि बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो मेजॉरिटी केसेस में ये, जब नहीं समझ में आए तो ये, ठीक है। या रिएक्शन बैलेंस दी हुई है तो आप ये लगा सकते हो, ये जल्दी लग जाएगा ना। अब रिएक्शन बैलेंस दी है, थोड़ी उसको अनबैलेंस करके लगाओगे, जब बैलेंस दी है, नहीं बुरा मान गए, अनबैलेंस करेंगे पहले फिर ये लगाएंगे, बैलेंस दी है तो ये नीचे वाला ही लगा दो, ठीक है। और ये तरीका मतलब जब भी कहीं कुछ भी कन्फ्यूजन हो ये वाला लगाओ, खत्म, ठीक है। बाकी आइडिया तुम्हें धीरे धीरे होगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। कहाँ है एग्जाम्पल? ठीक है, याद करो ये एग्जाम्पल मैंने पहले कराया था, बैलेंसिंग के टाइम पे ये मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, और अब सारे वही एग्जाम्पल आएंगे क्योंकि आपको आपको खाली बैलेंसिंग का पहला स्टेप करना है। अब खाली बैलेंसिंग का पहला स्टेप क्या होता है कि आपको पहला दूसरा स्टेप में ही तो आता है हमारा कि टोटल इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करना, तो वही करना है, ठीक है। और इतना आइडिया अब लगना चाहिए, अब तो बहुत हो गया, अब तो बहुत देर से कर रहे हैं, ठीक है। ये +2 में, ये +2.5 में, ये 0 में है, ये -1 में है, बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी समझ में आना चाहिए किससे 2 से जा रहा है 2.5 में, मतलब किसका 0.5 का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, और कितना है 0.5 इंटू 2, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो 0.5 इंटू 2 यानी कि आपका क्या 0.5 इंटू 2। अभी तो चेंज निकालना है, इंक्रीज या डिक्रीज से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 0.5 का चेंज हो रहा है इंटू 2 यानी कि 1 का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है मतलब इसका इनफैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। इसका देखो I2 का इनफैक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप? इसमें बस देखो, जब भी आप जो भी चेंज देखो, अगर लेफ्ट टू राइट करोगे कब? जब रिएक्टेंट में होगा, और रिएक्टेंट का इनफैक्टर निकालना है, राइट टू लेफ्ट करोगे जब प्रोडक्ट का इनफैक्टर निकालना है, सिंपल बात है, ठीक है। तो 0 से किस में गया? -1 में गया, 1 का चेंज आया, 1 का चेंज आया, इसकी एटॉमिसिटी 2, मतलब 1 का चेंज इंटू एटॉमिसिटी 2, मतलब इसका इनफैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अगर आपको निकालना है किसका
Na2S4O6 का निकालना है, तो इसमें देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 से 2 में आ रहा है, ठीक है, तो 2.5 से 2 मतलब 0.5 का चेन, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी, 4, कितना आ गया, 2 का चेंज आ गया, ठीक है। NaI में देखो, NaI का अगर आपको इनफैक्टर निकालना है तो कैसे करोगे, -1 से जा रहा है 0 में, यानी कि 1 का चेंज है, 1 का चेंज, और NaI में आयोडीन की एटॉमिसिटी 1, यानी कि 1 का चेंज आ गया। तो इन सभी के इनफैक्टर कितने आ गए, इसका आ गया 1, इसका आ गया 2, इसका आ गया 2, और इसका आ गया 1। बोलो सिंपल है मुश्किल है, सिंपल है मुश्किल है, सिंपल है, ठीक है। अब अगर बैलेंस्ड वाली हो तब हम कैसे करेंगे, ये भी समझ लो, कि अगर मान लो बैलेंस्ड वाली हो, ठीक है, तो पहली बात तो बैलेंस करना हमें आता है, ठीक है, और बैलेंस करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस में बता देता हूँ। देखो कैसे, आप देखो क्या करते हो, अब आपने ये जो निकाला 1 और 2, इसी की तो क्या करते हो अल्टीमेटली, इसी की तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप क्या करोगे, इसको इंटू 2 करोगे, इसको इंटू 1 करोगे। अब क्या बोलोगे, आप इधर का ये देखो 1 का क्या बोलोगे, इसे 1 का इंक्रीज है, ये बोलोगे 2 का डिक्रीज है, 2 का डिक्रीज लिखते थे, इसे 1 का इंक्रीज लिखते थे, फिर करते 2 का इंक्रीज, 2 का डिक्रीज, इस तरीके से तो लिखते थे, याद करो। और बैलेंस करके क्या बोलते थे, कि बैलेंस करके ऐसे कुछ आ जाता था, अगर मैं अभी बैलेंस करके बताऊँ, ट्वाइस ऑफ Na2S2O3 प्लस I2, ये आप डब्बे में बंद कर देते थे, फिर बाकी चीज़ बैलेंस कर देते थे, ठीक है। इसको क्या सोडियम से बैलेंस कर देते थे, Na2S4O6, ठीक है, सल्फर से करेंगे नहीं, सोडियम से नहीं करेंगे, सल्फर से बैलेंस हो जाएगा ये। फिर Na को सोडियम से चाहे आयोडीन से किसी से भी कर दो बैलेंस, ठीक है। और हमें क्या निकालना है पहले, अगर हम इसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले वाले से करें तो क्या टोटल, जो हमारा रामबाण तरीका है, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालना पड़ेगा ऑफ रिएक्शन, तो हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे 2 आ जाएगा, इसमें देखो अभी बताया ना मैंने कि इसमें क्या, 1 का इंक्रीज है और 2 का डिक्रीज है, तो इसे इंटू 2 करोगे, इसे इंटू 1 करोगे, तो 2 का डिक्रीज आएगा, 2 का इंक्रीज आएगा, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना आ गया, 2 आ जाएगा, ठीक है। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ ही गए, तो सबके एन फैक्टर क्या बता दोगे अब, तो सबके एन फैक्टर कितने आ गए, इसका आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, इसका कितना आ जाएगा 2/1 यानी कि 2, इसका कितना आ जाएगा 2/1 यानी कि 2, इसका कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो क्या दोनों तरीके से सेम आ रहा है इनफैक्टर, आना भी चाहिए था और आ भी रहा है। बोलो, ठीक है, क्या आया, क्या टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकाल लिया, टोटल इंक्रीज डिक्रीज में तो कोई दिक्कत नहीं आई। क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी बात तो वो एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो, सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालोगे, ठीक है। और करते हैं, और करते हैं, और समझते हैं, ठीक है, ये वाला करो, ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ये सब हो चुका है, मेरे को कुछ नहीं करना है, सब तुम्हारा काम है, ठीक है, फटाफट देखो। अब ये पता है कि +6 है, ये किस में +3 में जा रहा है, ठीक है, ये किस में +3 से +4 में जा रहा है, बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वही है, कांस्टेंट बना हुआ है, बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप देखो लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, क्या +6 से गया +3 में, 3 का चेंज आया, एटॉमिसिटी 2 मतलब 3 इंटू 2 करोगे, ठीक है, यहाँ +3 से गया +4 में, 1 का चेंज, कार्बन की एटॉमिसिटी 2, 1 इंटू 2 करोगे, फिर राइट टू लेफ्ट जब करोगे आप क्या करोगे, ठीक है, 3 से आया 6 में, तो कितना, 3 का चेंज, एटॉमिसिटी 1, ठीक है। अब CO2 में देखोगे तो +4 से गया +3 में, मतलब 1 का चेंज और एटॉमिसिटी 1, CO2 में देखोगे ना कि C2O4 में, ठीक है, इसमें देखोगे, बात शुरुआत से यही बात चल रही है, ठीक है। तो इसका इनफैक्टर कितना आ गया, इसका आ गया इनफैक्टर, जब आप सबके देखोगे तो इनफैक्टर आ गया, इसका आ गया 6, इसका आ गया 1 इंटू 2 2, इसका आ गया 1 इंटू 3 3, इसका आ गया 1 इंटू 1 1,
बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ठीक है। अब मान लो रिएक्शन बैलेंस्ड होती है, बैलेंस्ड रिएक्शन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बैलेंस करना तुम्हें आता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बैलेंस, सपोज आपको रिएक्शन ही दी है, होती है ऐसे, ठीक है, किस तरीके से, सपोज इस तरीके से दी होती, 1 Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 C2O4 2 माइनस प्लस 14H प्लस, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस करना तुम्हें आता है, ठीक है, 2Cr3 प्लस प्लस 6CO2 प्लस 7H2। अब ये मत पूछना है वाटर और H प्लस कहाँ से आ गए, तो बैलेंस करते समय जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करते हो, अगर ये रिएक्शन में ऐसे दी हुई है एसिडिक मीडियम में, तो इसी तरीके से तो बैलेंस होगी है, बताओ, इसी तरीके से होगी अगर एसिडिक मीडियम में दी हुई है, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगी बैलेंस। अब देखो, अगर अब आपसे पूछा है कि सभी के एन फैक्टर बताओ, मतलब इसी के एन फैक्टर जो अभी ऊपर पूछे थे उसके एन फैक्टर की सब में नीचे पूछा जा रहा है, तो क्या निकालोगे, सबसे पहले क्या टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालोगे रिएक्शन का, ठीक है। अब टोटल इंक्रीज डिक्रीज जब हम वाइल बैलेंसिंग करते हैं, तो वो तो मैंने ऊपर बता दिया, और हमने जब बैलेंसिंग करी तब भी देख लिया कि कैसे करते हैं। अब हम देखें कि बैलेंस रिएक्शन दी हुई है, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालें, बहुत सिंपल तरीका है टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालने का, समझो इसे। तो क्या है, सबसे पहले तो वही है आपका कि देखो क्या था, पहले तो +6 है, +3 है, +3 है, और ये +4 है, पहले तो ये लिख लो, ठीक है। अब देखो किसी से भी देख लो, किसी से भी जो भी रिडॉक्स में पार्ट ले रहा है, आप उससे क्या निकाल सकते हो, टोटल इंक्रीज डिक्रीज रिएक्शन का निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये +6 से जा रहा है +3 में, तो कितने का चेंज, 3 का चेंज आया, ठीक है, 3 का चेंज आया, 3 का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है, इंटू क्रोमियम की एटॉमिसिटी कितनी, 2, ठीक है, इंटू क्रोमियम की एटॉमिसिटी 2, लेकिन इंटू 1 भी करोगे, 1 क्यों करोगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अब तो बैलेंस दिया हुआ है ना, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज के लिए आप क्रोमियम को इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका आपको उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, 6 का डिक्रीज बोलोगे, ये आएगा आपका टोटल डिक्रीज ऑफ रिएक्शन। ये आपका इससे आ गया, लेकिन आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे, टोटल डिक्रीज या इंक्रीज बराबर होगा ना वो, तो इससे क्या आएगा, टोटल इंक्रीज आ जाएगा, लेकिन वो भी वैल्यू सेम ही आएगी। देखो +3 से किस में गया, +4 में गया, आपका क्या हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी, 2, और कार्बन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 3, तो इसका क्या हो गया, 6 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब रिएक्टेंट से आ सकता है, प्रोडक्ट से भी आ सकता है, टोटल इंक्रीज डिक्रीज किसी भी प्रोडक्ट से आ सकता है, लेकिन बस वो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, कई बार अगर ध्यान रखना कि मतलब जिससे आसानी पड़े उससे करना, आ तो किसी से भी सकता है, लेकिन जिससे आसानी पड़े उससे करना। अब ये +3 से जा रहा है किसमें, +6 में, तो क्या हो रहा है, 3 का इंक्रीज कर रहा है, और इंटू क्या, 1 इसकी क्या एटॉमिसिटी, और इंटू क्या 2 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो क्या 6 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो +4 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकाल रहे हैं, अभी हम एन फैक्टर थोड़े निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए, जब हमारा रिएक्शन बैलेंस दी हुई हो, ठीक है। तो अब इसको अनबैलेंस करके थोड़ी आप टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालोगे, ठीक है। तो क्या होगा, 4 से जा रहा है किसमें, 3 में, 1 का हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1 का इंक्रीज हो रहा है, सॉरी 4 से जा रहा है 3 में, 1 का हो रहा है डिक्रीज, इंटू कार्बन की एटॉमिसिटी 1, इंटू इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 6, तो क्या हो रहा है, 6 का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट से बता सकते हैं कि 6 का डिक्रीज हो रहा है और 6 का इंक्रीज हो रहा है, तो इस बात से मैं क्या बोल सकता हूँ कि टोटल इंक्रीज डिक्रीज जो है वो कितना है, 6 है। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालना आया कि नहीं आया। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। ठीक है, और बाकी वाइल बैलेंसिंग वो तुम्हें आता ही है, कैसे निकालते हो टोटल इंक्रीज डिक्रीज।
सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके निकालते हो टोटल इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो अभी टोटल इंक्रीज डिक्रीज आ गया, तो सबके एन फैक्टर अगर हमें निकालने हैं, ठीक है, सबके एन फैक्टर अगर निकालने हैं, ठीक है, सबके एन फैक्टर अगर निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल इंक्रीज डिक्रीज तो 6 है अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका क्या हो जाएगा 6/1, इसका क्या हो जाएगा 6/3, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा CR3 प्लस का 6/2, इसका क्या हो जाएगा 6/6 हो जाएगा। देखो क्या वही आ रहे हैं, इसका कितना आ रहा था 6 आ रहा था, इसका कितना आ रहा है 6, इसका 2 आ रहा था 6/3 2 ही है, 3 आ रहा था 6/2 3 ही है, इसका 1 आ रहा था 6/6 भी 1 ही है। क्या आ गया, क्या आ गया बताओ, क्या सही आ गया दोनों से। जब हमने एन फैक्टर निकाले हैं तो उसमें कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंक्रीज डिक्रीज में मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, क्या। अरे भाई ये हमने टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकाला है, टोटल इंक्रीज डिक्रीज, ये एन फैक्टर थोड़ी निकाला है, ये तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन है, एन फैक्टर थोड़ी है। टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। आप देखो, आपका जैसे अगर रिएक्शन अलग अलग तरीके से बैलेंस करते हैं तो उसमें टोटल इंक्रीज डिक्रीज भी तो चेंज हो जाता है, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज में ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, तभी तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज आपका चेंज होगा, और आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी उसी तरीके से बदल जाएगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट तो हमने ऊपर निकाला ही है ना, हम तो देख ही रहे हैं, डायरेक्ट तो ऊपर निकाला ही है, हम तो ये फॉर्मूला जानबूझ के लगाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन अभी तो हमें ये वाला फॉर्मूला देखना था, ये हम जब अटक जाएँ तो हम कैसे करेंगे, टोटल इंक्रीज डिक्रीज रिएक्शन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हम ये फॉर्मूला ही कर रहे हैं अभी, डायरेक्ट तो निकाला ही था ऊपर, डायरेक्ट तो करा ही था ना, कोई दिक्कत थोड़ी थी डायरेक्ट में, ठीक है, लेकिन दिक्कत आएगी अगर मैं पूछ दूँ इस रिएक्शन में, मैंने तुम्हें ये रिएक्शन दे दी, मेरे जैसे एग्जामिनर होगा तो पता है क्या करेगा, एन फैक्टर पूछेगा H प्लस का बताओ, या एन फैक्टर पूछेगा वाटर का बताओ, इससे क्या एन फैक्टर ऑफ H प्लस और वाटर बता दोगे, बताओ 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 बताओ, क्या इन फैक्टर ऑफ H प्लस और वाटर बता दोगे, नहीं बता पाओगे, इससे बताओगे तो आप रिएक्शन को तब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अटक जाओगे ना, अटक गए मतलब इस पे आ जाओ, ठीक है, लेकिन इससे इससे आसानी से बता दोगे, इससे टोटल इंक्रीज डिक्रीज कितना है 6 है, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 14, टोटल इंक्रीज डिक्रीज कितना 6 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 7, 6/7 आएगा, 1 नहीं होगा, 1 होता है वाटर का इन फैक्टर ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओनली, 6/7 होगा इसमें, ठीक है, बोलो। ठीक है, तो जब भी अटक जाओ तब बैलेंसिंग का सहारा लो, ये वाला फॉर्मूला, बोलो आ गया, इसलिए दोनों से आने चाहिए, ऊपर वाला तो डायरेक्ट है ही, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है, वो इसलिए आता है जिससे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला कंपोनेंट कट जाए बेसिकली, क्यों कट जाए, क्यों, क्योंकि अगर हम अलग अलग तरीके से बैलेंस करेंगे तो फिर तो एन फैक्टर अलग अलग आ जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि अगर आप इसको अलग अलग तरीके से बैलेंस करो तो वो टोटल इंक्रीज डिक्रीज में भी उसी रेशियो में चेंज आ जाएगा जिसमें हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलेगा, ठीक है, तो जिस 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 जितने टाइम से हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बदला उतने टाइम से टोटल इंक्रीज डिक्रीज भी बदल गया, इसलिए एन फैक्टर हमारा किसी भी तरीके से बैलेंस कर दो आप सेम ही आएगा, ठीक है, बट टोटल 6 कैसे आया, क्या क्या 6 कैसे आया, H प्लस के लिए तो 6/14 है ना, टोटल इंक्रीज डिक्रीज तो रिएक्शन का है ना, वो तो पूरी रिएक्शन के लिए 6 है, वो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ये चारों में से कोई भी तरीके से निकाल सकते हो, टोटल इंक्रीज डिक्रीज किसी सब्सटेंस का थोड़ी है, वो तो पूरी रिएक्शन का है यार, क्या बकवास डाउट है, टोटल इंक्रीज डिक्रीज पूरे रिएक्शन का है कि किसी सब्सटेंस का है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये करो,
जल्दी बताओ फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलो। इसका कितना आ जाएगा? इसका इनफैक्टर 3 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 3। इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देख लो, 6 से गया 3 में, 3 का चेंज आया एटॉमिसिटी 1, 3 आ गया इनफैक्टर। -1 से 0 में 1 का चेंज आया एटॉमिसिटी 1, इनफैक्टर 1। ठीक है, 3 से इधर से देखोगे तो 3 से गया 6 में, 3 का चेंज एटॉमिसिटी 1, 3 इनफैक्टर। ठीक है, 0 से गया -1 में 1 का चेंज एटॉमिसिटी 2, 2 इनफैक्टर। ये सब बातें पहले हो चुकी हैं और ये सब रिएक्शन भी पहले करा चुका हूँ, इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, बोलो बोलो। अगर ये इतनी जल्दी नहीं हो रहा तो मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस और तुम्हारे रिवीजन में, होम स्टडी में गड़बड़ है। ठीक है, देखो +3 से किस में गया? +5 में गया। 2 का चेंज आया, 2 का चेंज आया एटॉमिसिटी 1, 2 इनफैक्टर हो गया। ठीक है, +5 से किस में गया? +4 में गया। 1 का चेंज आया एटॉमिसिटी 1, इनफैक्टर हो गया 1। ठीक है, वही +5 से +3, 2 का चेंज एटॉमिसिटी 1, 2 इनफैक्टर। +4 से +5, 1 का चेंज एटॉमिसिटी 1, इनफैक्टर 1। अरे हाँ ना बोलो, मैं अकेले ही सीख रहा हूँ। मैं अकेले ही सीख रहा हूँ भाई। ठीक है, अब याद करो, ये कौन सा था? ये Fe इसमें क्या था? 2+ में था। ठीक है, सल्फर किस में था? -1 में था। ऑक्सीजन 0 में था, ऑक्सीजन -2 में जा रहा था। आयरन यहाँ पे +3 में था, सल्फर यहाँ पे +4 में था, ऑक्सीजन -2 में था। याद है कि भूल गए सब? ठीक है, तो याद है ना इन सब का? फिर आपका इसमें दोनों, एक स्पीशीज में 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो +2 से +3 में जा रहा है, तो 1 का चेंज इंटू एटॉमिसिटी 1, तो यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है? 1 का इंक्रीज हो रहा है। इसमें देखो -1 से किस में जा रहा है? +4 में, मतलब 5 का इंक्रीज हो रहा है पर एटम, तो इंटू 2, यानी कि पर मॉलिक्यूल किसका? इसकी वजह से 10 का इंक्रीज, इसकी वजह से 1 का इंक्रीज, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया? 11 इंक्रीज आ गया पर मॉलिक्यूल, मतलब एन फैक्टर कितना आ गया? 11 आ गया। बताओ, याद है ना? FeS2, आयरन आयरन पायराइट वाला केस, फेरस पायराइट। ठीक है, O2 का देखो, 0 से किस में गया? -2 में गया। चाहे इधर है चाहे इधर है, -2 में जा रहा है ना, तो 2 का चेंज इंटू एटॉमिसिटी 2, यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब Fe2O3 में देख लो। Fe2O3 में देख लो तो आपको इधर भी देखना पड़ेगा। 3 से आया 2 में, मतलब क्या हुआ? 1 का हुआ डिक्रीज, 1 का हुआ डिक्रीज इंटू 2, यानी कि 2 का डिक्रीज। ठीक है, और फिर -2 से किस में गया? 0 में गया, मतलब क्या हुआ? 2 का इंक्रीज इंटू 3, 6 का इंक्रीज, और ये क्या? 2 का डिक्रीज, 6 का इंक्रीज, 2 का डिक्रीज, मतलब क्या? 4 का इंक्रीज, मतलब एन फैक्टर हो गया 4। इसी तरीके से SO2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? एन फैक्टर 1 आ जाएगा। देखो कैसे, +4 से किस में? +4 से गया -1 में, यानी कि 5 का डिक्रीज, 5 का डिक्रीज इंटू एटॉमिसिटी 1, मतलब 5 का ही डिक्रीज। ठीक है, 5 का डिक्रीज, और -2 से किस में गया? 0 में गया, मतलब 2 का इंक्रीज इंटू 2, 4 का इंक्रीज, 5 का डिक्रीज, 4 का इंक्रीज, मतलब नेट क्या? 1 का डिक्रीज, मतलब एक नेट 1 का डिक्रीज, मतलब एन फैक्टर 1। ठीक है, ठीक है, और ट्राई करो। ठीक है, इसमें याद है ना कि H2SO4 किसकी तरह काम करता था? H2SO4 हमारा क्या? मीडियम प्रोवाइड करता था। अब ये बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। Mn हमारा देखो याद होगा, +7 से किस में जा रहा है? हमारा +2 में जा रहा है, और ऑक्सीडेट +3 से +4 में जा रहा है। बाकी सारे जो है हमारे वो स्पेक्ट्रेटर आयन है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज
नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब K2SO4 भी हमारा क्या एक्सपेक्टेटर है, और हमारा H2SO4 भी क्या हमारा एक H2SO4 भी हमारा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये तो हमारे रिडॉक्स में पार्ट ही नहीं ले रहे हैं, ये रिडॉक्स में पार्ट नहीं ले रहे, तो अगर मैं बोल दूं एन फैक्टर निकालो H2SO4 का, तो क्या निकाल पाओगे? क्योंकि तो रिडॉक्स में पार्ट ही नहीं ले रहा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या, अच्छा नेट इंक्रीज डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर तो जीरो, ठीक है। तो इनफैक्टर जीरो, ये पागलपंती मत कर देना, इनफैक्टर जीरो मत कर देना, क्योंकि आप क्या करोगे, टोटल इंक्रीज डिक्रीज आप सोचोगे नेट टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल कितना है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं, मतलब टोटल इंक्रीज डिक्रीज जीरो, तो जीरो तो इनफैक्टर जीरो, इनफैक्टर लेकिन जीरो नहीं हो सकता, मैंने पहले भी बात बताई है। इसके लिए अब आप अटक गए ना, तो अटक गए तो बैलेंस करो, ठीक है। अब बैलेंस करनी आनी चाहिए, और एक बार बैलेंस करनी आ गई तो पहले बैलेंस कर लो, ठीक है। तो जब बैलेंस कर लोगे क्या बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ KMnO4, ठीक है। बैलेंस करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये बात हम कर चुके हैं, रिएक्शन बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। थ्राइस ऑफ H2SO4, इसीलिए वो रिएक्शंस ली थी मैंने इतनी सारी बैलेंसिंग के टाइम, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ MnSO4 प्लस 10 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 1 टाइम ऑफ K2SO4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ H2O, ठीक। तो अब देख लो इसमें कितना है, +7 में है, ये कितना है +3 में है, ये कितना है +2 में है, ये कितना है +4 में है। सबसे पहले अब आप क्या निकालोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो पता लग गए, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकालना है, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकाल दो, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे, किसी एक से देख लो, +7 से किस में गया, +2 में गया, तो कितना आया, 5 का चेंज आया, 5 का डिक्रीज हुआ, इंटू एटोमिसिटी 1 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ठीक है। तो कितना आया, 10 का डिक्रीज आया, ऐसी तो निकालते हो, इससे 10 का डिक्रीज आ गया तो बस हो गया काम, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इससे भी निकाल लेते हैं। +3 से किस में गया, +4 में गया, मतलब एक का इंक्रीज हुआ, एक का इंक्रीज हुआ इंटू एटोमिसिटी 2, ठीक है। एक का इंक्रीज इंटू एटोमिसिटी 2 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5, मतलब 10 का इंक्रीज हुआ। ये टोटल इंक्रीज डिक्रीज किसका आया, रिएक्शन का आ रहा है, तो एक से निकाल लो, काम बन गया, ठीक है। ऐसी ये इससे निकाल लो, ठीक है। चाहो तो इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हो जो रिडॉक्स में पार्ट ले रहा है, बस आसानी होनी चाहिए। +2 से किस में जा रहा है, +7, मतलब क्या, 5 का इंक्रीज हो रहा है इंटू मैंगनीज की एटोमिसिटी 1 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, मतलब 10 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कार्बन इसमें +4 से किस में आ रहा है, +3, मतलब एक का डिक्रीज इंटू एटोमिसिटी 1 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 10, मतलब 10 का डिक्रीज, नेट इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब सबके एन फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकाल लोगे, सबके एन फैक्टर निकालने हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 10 आ गया टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन, तो इसका एन फैक्टर 10/2, इसका एन फैक्टर 10/5, इसका एन फैक्टर H2SO4 का 10/3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10/2, इसका आ जाएगा 10/10, इसका आ जाएगा 10/1, इसका आ जाएगा 10/8। वाटर का एन फैक्टर फिर बता रहा हूँ 1 नहीं होगा, 1 होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केस में। बताओ जल्दी से, बात समझ आई कि नहीं आई, फटाफट बता दो मुझे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये बताओ, इनमें सपोज मैं पूछूं कि HCl का एन फैक्टर बताओ, HCl का एन फैक्टर बताऊं तो फिर अटक जाओगे, क्यों अटक जाओगे, क्योंकि HCl देखो किस में है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये 0 में भी जा रहा है और -1 में भी है, ठीक है। तो HCl का एन फैक्टर निकालोगे तो फिर अटक जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि -1 से माइनस भी है और -1 से 0 भी जा रहा है, आप कैसे निकालोगे, दिक्कत होगी, दिक्कत हो रही है। तो वैसा नहीं कि दो, फिर वही बात, रिएक्शन का ओवरऑल एन फैक्टर भी निकाल सकते हैं क्या, बेकार के डाउट, कितनी बार बताया कि एन फैक्टर रिएक्शन के लिए डिफाइन ही नहीं, सब्सटेंस के लिए डिफाइन है। एन फैक्टर इज सोल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, किसी रिएक्शन सोल्यूशन के लिए एन फैक्टर नहीं डिफाइन है। बकवास डाउट पूछते हैं यार। इसे देखो, -1 से -1 में है और -1 से 0 में भी जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी एन फैक्टर, अब आप क्या दो अलग अलग HCl मानते थे, तो ऐसे थोड़ी कि दोनों HCl का अलग अलग एन फैक्टर निकाल लोगे, ऐसे थोड़ी होगा। आपको HCl तो HCl है, तो उसका एन फैक्टर एक ही आएगा, ठीक है। तो एक ही आएगा तो आप कैसे करोगे,
आप पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो, 2 अलग-अलग HCl मान के रिएक्शन बैलेंस कर लो जैसे करते थे, ठीक है? कि एक -1 से -1 में है जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और एक HCl जो रिडॉक्स में भाग ले रहा है। तो रिएक्शन पहले बैलेंस कर लो, उसके बाद निकालो एन फैक्टर। तो रिएक्शन जब बैलेंस करोगे, ठीक है, तो क्या होगी, 1 KMnO4 प्लस 8 HCl, ठीक है। याद करो 5 HCl होते थे जो रिडॉक्स वाले होते थे और 3 होते थे जो मीडियम वाले होते थे, तो मिला के 8 HCl बोलते थे, ठीक है। तो MnCl2 बना, ठीक है, प्लस 5/2 Cl2 प्लस 1 KCl प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आता था हमारा। अब हमें क्या निकालना है इसमें, देखो इसमें हमारा क्या है, हमारा मैंगनीज +7 में है, ये Cl-1 में है, ये यहाँ पे जो मैंगनीज है +2 में है और ये क्लोरीन 0 में है, ठीक है। ये है जो रिडॉक्स में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना होगा, टोटल इंक्रीज डिक्रीज निकालना होगा रिएक्शन के लिए। तो HCl से निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि HCl ये 2 टाइप के HCl मिले हुए हैं इसमें, ठीक है। तो HCl से मत निकालना टोटल इंक्रीज डिक्रीज, बाकी आप इससे निकाल दो, KMnO4 से निकाल दो, MnCl2 से निकाल दो, Cl2 से निकाल दो। तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना दिक्कत होगी, क्योंकि ये -1 का -1 में भी है और -1 से 0 में जा रहा है, तो इससे मत निकालना बस। बाकी इससे निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बाकी किसी से भी निकाल दो, इससे निकाल दो सपोज, तो 2 से गया 7 में, तो कितना हुआ, 5 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंटू एटोमिसिटी 1 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मतलब 5 का क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। इससे निकाल लो Cl2 से, तो Cl2 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 1 का डिक्रीज हो रहा है, इंटू एटोमिसिटी 2 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5/2, मतलब क्या हो रहा है, 5 का डिक्रीज हो रहा है। तो नेट इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 5 आ गया। तो एन फैक्टर अगर निकालना है तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 5/1 आ गया इसका एन फैक्टर, ठीक है। 5/8 आ गया इसका, इसका आ गया 5/1, इसका आ गया 5/2, इसका आ जाएगा 5/1, इसका आ जाएगा 5/4। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आ गया। एक दो और लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं ऐसी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन लूँ, ठीक है, क्वेश्चन टाइप मान लो, ठीक है, ये रिएक्शन टाइप नहीं है लेकिन कुछ कुछ ऐसी क्वेश्चंस बात करूँ मैं, ठीक है। अब मतलब आपको अब समझ आ गया कि आपका इन्फेक्टर कैसे, आप इन्फेक्टर कैसे निकालोगे, और इन्फेक्टर अब कि जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो उसमें इन्फेक्टर कैसे निकालोगे, नेट इंक्रीज डिक्रीज निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल में, ठीक है, छोटा तरीका है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ रिएक्शन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट सब्सटेंस, बट बैलेंस रिएक्शन का ध्यान रखते हुए आप ये निकाल लोगे और आपके इन्फेक्टर आ जाएंगे। अब कुछ ऐसे ही मैं अगर कुछ पूछूं, इन्फेक्टर पता है तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूं, सपोज इस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है किसमें, Fe3+ में, ठीक है। तो इसका इन्फेक्टर क्या है, इसका इन्फेक्टर क्या है, क्या बता सकते हो? ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, सबसे पहले इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है,
ठीक है। तो वही आपको नेट इंक्रीज डिक्रीज तो निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? अब ऑक्सीडेशन नंबर इतनी पुराना अगर नहीं आता तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको पता है ऑक्सीजन किस में होगा? -2 पे होगा। बताओ, -2 पे होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एवरेज चार्ज पर एटम। ठीक है, ऑक्सीजन तो पता है आपको किस में होगा? -2 में होगा। ठीक है, और ये न्यूट्रल है तो इस पूरे पे कितना होगा? +2 होगा। यानी कि अगर बोलूँ तो अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने x मान लिया, तो आप क्या बोलोगे? x इंटू 0.5, x इंटू 0.95। ठीक है, और प्लस आपका ऑक्सीजन का कितना? -2 इक्वल टू ओवरऑल न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप x निकालोगे तो कितना आएगा? प्लस का 200/95। तो यानी कि आप सिंपली से क्या बताओगे कि ये जो है आपका आयरन ये किस में है? +200/95 में है। ठीक है, ये हमने पहले करा था, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था तब हमने ये चीज़ देखी थी। तो ये किसमें है? 200/95 में है। कितने है? +3 में है। तो कितने का चेंज आया? 3 - 200/95, इतने का चेंज आया। ठीक है, तो आपका इसका जब आप एन फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा? ठीक है, बस लिखना ही तो है, थोड़ा ही तो ऐसा है कि अजीब अलग सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ थोड़ी है। ठीक है, कंसेप्ट तो वही है। तो कितने का चेंज आया? 3 - 200/95 क्या है? तो चेंज आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये कितना है? पर एटम आया, और एटम है कितने? 0.95 है। एटॉमिसिटी कितनी है? 0.95 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एन फैक्टर आ गया। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.85 आ जाएगा। ठीक है, 0.85 आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास पूछ ले तो इसका मोलर मास निकाल लेना, अपॉन एन फैक्टर कर देना, ये एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट अगर मैं इसका मोलर मास बोल दूँ m है, तो इसका इनफैक्ट तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? m/0.85। बताओ, क्या बात समझ आई है? तो क्या है, छोटा सा क्वेश्चन था और आसान था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एसर्शन रीजन वाला लेते हैं। चलो, अगर मैं एसर्शन बोलूँ कि इक्विवेलेंट मास मे बी ग्रेटर देन, लेसर देन, और इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। और रीज़न बोलूँ कि जो एन फैक्टर है इट मे बी ग्रेटर देन 1, लेसर देन 1, इक्वल टू 1, इंटीजर और फ्रैक्शनल। बताओ जल्दी, एसर्शन रीज़न दोनों सही गलत? अगर सही तो क्या रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन और नॉट? जल्दी। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? हमारा इक्विवेलेंट मास क्या होता है? क्या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ठीक है, अच्छा, अब एन फैक्टर क्या? एन फैक्टर हमें पता है, एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ये बिल्कुल ठीक है। एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है। एन फैक्टर हमने 1 भी देखा है, देखो यहाँ देखा लेस देन 1 है। ठीक है, बाकी लेस देन 1 भी हो सकता है, ऐसा तो कोई है नहीं केस की लेस देन 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, तो सब है। ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये कुछ भी हो सकता है, अगर ये 1 के बराबर हो गया इन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास के बराबर हो गया। अगर 1 से बड़ा है, 1 से अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास लेसर देन मोलर मास हो जाएगा। और अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा? इक्विवेलेंट मास क्या होगा? 1 से छोटा है तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा मोलर मास से।
तो अगर 1 से छोटा है तो इक्विवेलेंट मास बड़ा हो जाएगा मोलर मास से। 1 से अगर इन फैक्टर 1 से क्या है, छोटा है, तो इक्विवेलेंट मास ग्रेटर देन मोलर मास हो गया। इन फैक्टर 1 से बड़ा है तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, कम हो गया मोलर मास से, और 1 हो गया तो मोलर मास के बराबर हो गया। तो बिल्कुल ठीक बात है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्या दिक्कत है इसमें। तो बोथ A and R are true and R is correct explanation of A। ठीक हो गया।